तो ये देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हम देख रहे हैं और उनके आगे आगे आप देख रहे हैं किस तरह से सेंगोल को स्थापित करने की जो परंपरा शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, ये सेंगोल हमें नजर आ रहा है। और ये सेंगोल जो है ये स्थापित किया जाएगा लोकसभा स्पीकर की चेयर के बिल्कुल बगल में और उसके बाद औपचारिक सत्र की शुरुआत होनी है। क्योंकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की तरफ काफिला निकल चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, उन्होंने अपने संबोधन में, अपने वक्तव्य में बड़ी नसीहत दी है विपक्षी सांसदों को कि इस बार हुड़दंग से बचें, कंस्ट्रक्टिव काम हो संसद के भीतर। यह सलाह, यह नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और कहा कि हुड़दंग करने वालों के लिए पश्चाताप का अवसर है ये। और कुछ लोग आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, यह कहते हुए हमला भी बोला विपक्षी सांसदों के हंगामे पर। और यह तस्वीरें आपके सामने हैं, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला निकल चुका है। अब से बस थोड़ी देर बाद, क्योंकि सुबह 11 बजे के करीब जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का वक्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमाम संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज एक बार फिर उनका अभिभाषण होगा सत्र की शुरुआत से पहले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का भविष्य के लिए क्या खाका है वो भी एक तरह से पेश किया जाएगा। और इस बार का जो अंतरिम बजट है उस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है 2024 का। और उससे पहले सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। ये देखिए तस्वीरें, बग्घी में, शाही बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन की तरफ निकल चुकी हैं और थोड़ी देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने। और आज खास बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचे और अपना वक्तव्य देने के लिए मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने शुरुआत की 2024 की राम राम से और उनके पूरे वक्तव्य का समापन भी राम राम के साथ हुआ। तो इस बार बजट सत्र से ऐन पहले आमतौर पर जनवरी के महीने में बजट पर ही सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन इस बार की जनवरी थोड़ी बदली हुई इस मायने में भी नजर आई, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन की भव्य तैयारियां हमें नजर आई और उसके बाद उद्घाटन का भव्य समारोह हर किसी ने देखा। चारों तरफ चर्चा रही अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की। और हमारे साथ आमोद राय इस वक्त जुड़ गए हैं। आमोद, यह सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार सेशन की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन इस बार एक बात नई नजर आई, संबोधन की शुरुआत राम राम से और वक्तव्य का समापन भी राम राम से। कोई खास मैसेज दिया गया है क्या उनकी तरफ से? निश्चित तौर पे आप मैसेज को समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। अभी हाल के दिनों में, पिछले अभी 2 हफ्ते पहले ही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भव्य ढंग से हुआ और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उसमें अपनी शिरकत की और पूरी सरकार, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें लगी रही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के लिए, और पूरा संघ परिवार जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ था, उसकी सफलता के बाद प्रधानमंत्री आज पहली बार आए हैं संसद में, तो राम राम कहना वाजिब है। और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किसको मैसेज दिया, अपने कंस्टिट्यूएंट को मैसेज दिया, अपने चाहने वाले को मैसेज दिया। उनके समर्थक जो है वो इस बात से खुश होंगे, वो जानते हैं इस बात को। राष्ट्रपति आएंगी और पहली बार भाषण देंगी पार्लियामेंट के उस सभागार में जहां लोकसभा
बनाने के बाद राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण होगा नई बिल्डिंग में। अब तक राष्ट्रपति का अभिभाषण पुरानी बिल्डिंग में होता रहा, लेकिन इस बार राष्ट्रपति नई बिल्डिंग में अभिभाषण देगी। राष्ट्रपति मेरे पीछे से गुजर रहा उनका काफिला, और मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 मिनट के अंदर वो लोकसभा के अंदर चली जाएंगी और जहां जाकर वो सरकार का जो एक कहें कि आईना है, जो पिछले 5 साल में जो सरकार ने किया है उसके ऊपर बोलेंगी। और उसके बाद एक तरह से देखना होगा इसमें कि उनका क्या इसमें विषय रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पे 3-4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जिस तरह से महिला के मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा बोला उन्होंने, और युवा, किसान और गरीब 4 वर्ग को लेकर क्या वो बोलती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। क्या सरकार ये भी मिल सकता है इसमें देखने को कि राष्ट्रपति अगर इन चारों पे कुछ ज़्यादा तवज्जो देती हैं तो फिर कल जो बजट पेश होगा उसमें कोई नया चीज़ रह सकता है क्या, इन 4 वर्गों को ध्यान में रखते हुए। तो आज का ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरिम बजट बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में भी इस बात का जिक्र हुआ कि अंतरिम बजट है, और हम सब जैसा कि जानते हैं अंतरिम बजट की ये जो शब्दावली है ये आधिकारिक नहीं है, व्यवहारिक है, और आधिकारिक रूप से सदन में जो पेश किया जाएगा उसे लेखानुदान कहते हैं। और लेखानुदान इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि पूर्ण बजट चुनाव के बाद आने वाली सरकार पेश करेगी, ये मानकर चला जाता है। जाहिर है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, ये चुनावी साल है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और लेखानुदान को पास कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं वो समय पर मिलती रहें, और देश में जो तमाम सरकार के काम हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। इसलिए लेखानुदान को पास कराना ज़रूरी होता है। और अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, पूर्ण बजट इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में जो सरकार चुनकर आएगी वो पूर्ण बजट पेश की करेगी। ये इस वजह से इसे अंतरिम बजट कहा जाता है, इंटरिम बजट कहा जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन की तरफ कूच करती हुई, उनका काफिला शाही बग्घी में सवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हम देख सकते हैं। आगे आगे घुड़सवार चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जब जा रहे थे तो उनके आगे आगे सेंगोल ले जाता हुआ एक शख्स हमें नजर आया, क्योंकि यह परंपरा, नई परंपरा शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते कि लोकसभा स्पीकर के चेयर के बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया है। और आज खास बात यह भी है कि नए संसद भवन में राष्ट्रपति का यह पहला अभिभाषण होगा। आमोद राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी नसीहत तो दी ही है, विपक्षी सांसदों को बड़ा हमला भी बोला है और कहा है कि आप तमाम जो सांसद हैं, जो माननीय सांसद हैं, वो इस बात का भी ख्याल रखें कि आपको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग किस तरह से देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर मैसेज देने की कोशिश ये कि हल्ला हंगामा हुड़दंग से बाज आया जाए और कुछ कंस्ट्रक्टिव काम इस सेशन में भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पे यही बात कही कि हल्ला हंगामा हुड़दंग से आम आदमी के दिमाग पे आपकी छवि नहीं बनती और उसको याद भी नहीं रखता। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव डिबेट में आप क्रिटिकल अपोजिशन का काम करें, आप तीखा हमला भी करें सरकार की नीतियों को लेकर, किसी नेता के कार्य करने के तरीक़ों पर आप तीखा हमला भी करें तो उसको ध्यान रखा जाता है, आम जनता रजिस्टर करती है और उसको सालों साल तक याद रखा जाता है। तो उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि जो हंगामा किया जाता है उससे कोई फ़ायदा नहीं बनता, उससे कोई छवि नहीं बनती है। लेकिन अगर आप ज़ोर से अपनी बातें रखें, अपनी तेज़ी से बातें रखें, हंगामेदार लहजे में बातें न रखें और अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें, आप तीखी प्रतिक्रिया करें तो उसको आम जनता अच्छे ढंग से लेती है कि नहीं, सरकार पे हमला बोला, इसने अच्छा काम किया। तो उन्होंने एक तरह से सारे सांसदों को ये मैसेज देने की कोशिश की जो हुड़दंग में शामिल रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ खास ऐसे सांसद हैं जो हर सेशन में हंगामे के लिए तख्ता लेकर आगे रहते हैं, हमेशा वो वेल में जाते हैं, वो सदन की गरिमा को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं।
और वैसे ही सांसद 2-2 बार 3-3 बार सस्पेंड भी हुए हैं। तो वैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री का ये एक तरह से नसीहत था कि आप अपने लोकसभा में जब दोबारा जाएंगे तो लोगों से क्या बताएंगे कि आपने किया क्या। अगर आपने कुछ सरकार के खिलाफ बोला होता, सरकार से कुछ मांग की होती, सरकार के से अपने क्षेत्र के लिए कुछ बातें की होती, अपने समाज के लिए कुछ बातें की होती, तो लोग उसको याद रखते। उनके पास जाकर आप वोट मांगेंगे तो उसका सकारात्मक असर भी हो सकता था। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो लोगों को याद नहीं रहता है। प्रधानमंत्री यही समझाने की कोशिश कर रहे थे और कुल उनका जो लबोलुआब ये था कि इस जो ये सत्र जो है ये अंतिम सत्र है, इसको कंस्ट्रक्टिव ढंग से आप बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं सेंगोल की, पार्टिसिपेट करें। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पीछे चल रहे हैं और आगे एक शख्स हाथ में पवित्र सेंगोल लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि ये सेंगोल जो है कैसे स्थापित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों ये सेंगोल स्वीकार किया था और नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इस सेंगोल को म्यूजियम में रख दिया गया था और तब से सेंगोल म्यूजियम में ही था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इनिशिएटिव लेते हुए ये एक नई परंपरा शुरू की, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधीनम मठ से सेंगोल को स्वीकार किया और फिर ये एक नई परंपरा शुरू की गई कि लोकसभा अध्यक्ष जहां पर आसीन होते हैं, जहां पर उनका आसन होता है, उसके ठीक पास सेंगोल को स्थापित किया गया है। तो अब क्योंकि शीतकालीन सत्र खत्म हुआ और उसके बाद अब बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, नए सत्र की संसद के सेशन की शुरुआत होने जा रही है, तो वापस सेंगोल को लोकसभा स्पीकर की चेयर के बगल में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद औपचारिक शुरुआत होगी एक तरह से बजट सत्र की। और यह संसदीय परंपरा का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि हमेशा जो संसद का सत्र होता है उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। तो राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें आपके सामने, राष्ट्रपति का काफिला भी आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अपनी शाही बग्घी में सवार होकर संसद भवन की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही है और ताजा जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन पहुंच गया है, यानी थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण तय वक्त के हिसाब से शुरू हो जाएगा। और आमोद राय हमारे संवाददाता, ये देखिए तस्वीरें आ गई जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए वहां पर पहले से मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी शाही बग्घी से उतरते हुए संसद भवन में, देश को इंतजार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का, जिसके बाद औपचारिक शुरुआत बजट सत्र की होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय भी लगातार बने हुए हैं। आमोद, अंतरिम बजट जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे, क्या होता है इस बजट में, क्या घोषणाएं होती हैं, उस पर भी सबकी नजरें होंगी। और ये परंपरा इसीलिए बनी ताकि सरकार चुनाव जीतने के लिहाज से कोई बहुत बड़ी लोक लुभावन योजनाएं पेश ना करे जो आर्थिक नीतियों को देश की प्रभावित कर सके, लेकिन फिर भी अक्सर ये जो मर्यादा है इसका ध्यान टैक्स प्रस्तावों में बदलाव ना करने तक ही सीमित रखा जाता है। आज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सलामी स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ते हुए लोकसभा हॉल की तरफ। और ये पहला मौका है, आज की ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं, ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि नई
संसद में, नए संसद भवन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का यह पहला मौका है। ये तस्वीरें आप देखिए, सेंगोल सबसे आगे है और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी हम देख सकते हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने थोड़ी देर पहले सुना था जब वो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे बजट से पहले। बजट सत्र की शुरुआत को लेकर के उन्होंने कहा कि बजट पर क्या क्या गारंटी इस बार सरकार की ओर से मिलेगी। फिलहाल ये संसद भवन से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है।
इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली।
भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून हैं जो विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेनली डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहाँ भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था।
ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशो मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, उरु तही गड़ी मोर मांस हाड़। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां हैं वे मेरी हाड़ मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है। राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वाले की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8.25 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे। आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में
कापेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज़्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जौन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। माननीय सदस्यगण, हमारे MSME सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत है कि हमारे MSMEs में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। MSMEs और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया है। नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड है। बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति की गई है। ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है। माननीय सदस्यगण,
मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गांव में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 2.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं। डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांव में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बने हुए हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं, जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है।